हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आधुनिक कला पढ़ रहे हैं जिसमें हमने बंगाल शैली की शुरुआत की थी। बंगाल शैली के कलाकार जिसमें हमने बंगाल शैली की शुरुआत की थी जिसमें हमने बंगाल शैली के बारे में जाना और बंगाल शैली के कलाकारों के बारे में जाना। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक अन्य कलाकार को पढ़ेंगे जिनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? इनको गुरुदेव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरुदेव, ठीक है। गुरुदेव भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है 1861 में और इनकी मृत्यु कब हुई? 1941 में। यानी इनका जन्म 1861 को और इनकी मृत्यु 1941 को हुई है, ठीक। चलिए, अब इनके बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्म कब कहाँ हुआ है, ठीक। तो इनका जन्म हुआ है 7 मई को 1861 ईस्वी को। कहाँ पर? जोरासांको में, ठीक। जोरासांको आपका है कहाँ? तो ये है कोलकाता में, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ है 7 मई को सन 1861 को। कहाँ पर? जोरासांको में। जोरासांको आपका है कहाँ? कोलकाता में, ठीक है। चलिए, इनकी मृत्यु जान लेते हैं। तो इनकी मृत्यु हुई है 7 अगस्त को। कब हुई है? 7 अगस्त को सन 1941 को, ठीक। कहाँ हुई है? तो कोलकाता में हुई है, ठीक। तो इनकी मृत्यु कब हुई है? 7 अगस्त को हुई है सन 1941 में हुई है। कहाँ हुई है? कलकत्ता में हुई है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इनकी पत्नी के बारे में जान लेते हैं। तो इनकी पत्नी का नाम है मृणालिनी देवी, ठीक है। इनकी पत्नी कौन है? मृणालिनी देवी, ठीक। पिता कौन है इनके? देवेंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। माता कौन है इनकी? शारदा देवी। माता है शारदा देवी। चलिए, इसको समझ लेते हैं, ठीक। तो इनकी पत्नी कौन है? मृणालिनी देवी। किसकी? रविन्द्रनाथ टैगोर की। इनके पिता कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और माता कौन है? माता है शारदा देवी, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। चित्रण का मुख्य विषय, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जो चित्रण करते थे उसका मुख्य विषय क्या था? यानी किसको ध्यान में रखते चित्रण करते थे? नारी चित्रण करते थे, यानी नारियों का चित्रण किया करते थे, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों का मुख्य विषय क्या है? तो आप कहेंगे नारी चित्रण है, ठीक है। क्या है? नारी चित्रण। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चित्रण शैली, ठीक। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की चित्रण शैली क्या है? समस्यात्मक शैली है। कौन सी? समस्यात्मक शैली है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की चित्रण शैली कौन सी है? तो आप कहेंगे समस्यात्मक शैली, ठीक है। चलिए, इनके ऊपर प्रभाव किसका है? किन पर? रविन्द्रनाथ टैगोर पर किसका प्रभाव है? अति यथार्थवाद का प्रभाव है। किसका? अति यथार्थवाद का प्रभाव है, ठीक। उपाधि इनको कौन कौन सी दी गई है? तो इनको गुरुदेव की उपाधि प्राप्त है और विश्व कवि की उपाधि दी गई है, ठीक। तो इनको कौन कौन सी उपाधि दी गई है? गुरुदेव की उपाधि दी गई है और विश्व कवि की उपाधि दी गई है, ठीक। रविन्द्रनाथ टैगोर व्यवसाय से क्या थे? तो ये एक साहित्यकार थे और चित्रकार थे, ठीक है। साहित्यकार थे और चित्रकार थे। तो ये चित्रकार कितने वर्ष की आयु में बने थे? तो ये 65 वर्ष की आयु में बने थे, ठीक। 65 वर्ष की आयु में, ठीक। चलिए, तो ये क्या क्या थे? व्यवसाय से ये साहित्यकार भी थे और चित्रकार भी थे। और ये चित्रकार कब बने? तो ये 65 वर्ष की आयु में बने थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आधुनिक भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आधुनिक भारत के, ठीक है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार कौन थे? तो आप कहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। क्या कहेंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत में कहाँ पर? भारत में, ठीक। किसका? आधुनिक चित्रकला का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को माना जाता है, ठीक। तो आधुनिक भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ठीक। और भारत में आधुनिक चित्रकला के प्रथम चित्रकार कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने चित्रण की किस शैली को अपनाया? तो इन्होंने चित्रण की आधुनिक शैली को अपनाया था, ठीक है, जिसे समन्वयात्मक शैली नाम दिया गया, ठीक। तो इन्होंने कौन सी चित्रण शैली को अपनाया था? आधुनिक शैली, यानी नया किया था उसमें, ठीक है।
और जिसे हम क्या कहते हैं, समन्वयात्मक शैली कहते हैं। तो भारत में आधुनिक चित्रकला का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। और इनके चित्रण की शैली क्या है? तो वह आधुनिक शैली है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? तो समन्वयात्मक शैली के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। रविन्द्रनाथ टैगोर की शैली को क्या कहा जाता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की शैली को आधुनिक भारतीय शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर की शैली को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारतीय शैली कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रविन्द्रनाथ को आधुनिक भारत के प्रथम रचनात्मक चित्रकार कहा जाता है, ठीक। किसके? आधुनिक भारत के प्रथम रचनात्मक चित्रकार कहा जाता है, ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर को आइंस्टीन क्या कहकर बुलाते थे? तो आइंस्टीन इन्हें रब्बी टैगोर कहकर पुकारते थे। कौन? आइंस्टीन, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को आइंस्टीन क्या कहकर पुकारते थे? तो रब्बी टैगोर कहकर पुकारते थे। या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर को रब्बी टैगोर कौन कहता था? तो आइंस्टीन कहते थे, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इनको भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार कहा जाता है। किनको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। इनके चित्र यूरोपीय आधुनिक कला के अति यथार्थवाद से प्रभावित दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल, ठीक है। और इनकी चित्रकला पर किसका? पिकासो, पालकली, डाली मुंज और मोदीग्याल आदि का प्रभाव माना जाता है, ठीक। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार अगर पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। और इनके चित्र किससे प्रभावित थे? तो अति यथार्थवाद से प्रभावित थे, ठीक है। तो यूरोपीय आधुनिक कला के अति यथार्थवाद से प्रभावित थे, ठीक। इनकी चित्रकला पर किसका प्रभाव माना जाता है? तो इनकी चित्रकला पर पिकासो का, पालकली का, डाली मुंज का और मोदीग्याल आदि का प्रभाव माना जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मुल्कराज आनंद ने, ठीक, किसने? मुल्कराज आनंद ने इनकी कला पर पिकासो, ठीक, डाली मुंज और मोदीग्याल, ठीक, इत्यादि का प्रभाव माना है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की कला पर पिकासो, डाली मुंज और मोदीग्याल का प्रभाव किसने माना है? तो मुल्कराज आनंद ने माना है, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इनको परिष्कृत बाल कलाकार कहा जाता है। इनको परिष्कृत बाल कलाकार कहा जाता है। पहले इस पॉइंट को लिख लेंगे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखेंगे, ठीक है। इनको परिष्कृत बाल कलाकार कहा जाता है। A.K. स्वामी ने इनके चित्रों को बच्चों की कला कहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस कलाकार को परिष्कृत बाल कलाकार कहा जाता है? किसको परिष्कृत बाल कलाकार कहा जाता है? किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है, ठीक है। और किनके चित्रों को बच्चों की कला कहा गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों को बच्चों की कला कहा है, ठीक। किसने कहा है? तो वो A.K. स्वामी ने कहा है, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने अपने चित्रों में, किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने चित्रों में कैसे रंगों का प्रयोग किया है? द्रव्य मिश्रित रंगों का प्रयोग किया है, ठीक, द्रव्य मिश्रित रंगों का प्रयोग किया है, ठीक। ये किससे चित्र बनाते थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर स्याह कलम से चित्र बनाते थे, ठीक। किससे? स्याह कलम से चित्र बनाते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टैगोर जी को, किसको? टैगोर जी को उनकी रचना गीतांजलि, ठीक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गीतांजलि किसकी रचना है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की है, ठीक। कब? वर्ष 1913 में, ठीक है। क्या मिला था? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये कहाँ के? एशिया के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें हिंदी साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। किसका? हिंदी साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। और गीतांजलि के अंग्रेजी भाषा के संस्करण का प्रकाशन किसने किया? रोथनस्टीन ने किया, ठीक है। यहाँ पर आपके बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे पूछा जा सकता है कि गीतांजलि किसकी रचना है? तो आप कहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की है, ठीक। इस गीतांजलि को हिंदी साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो वर्ष 1913 में दिया गया, ठीक। और रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया? तो इन्हें साहित्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। चलिए इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें एशिया के प्रथम व्यक्ति कहते हैं, ठीक है, जिन्हें हिंदी साहित्य
हिंदी साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, और गीतांजलि जो इनकी पुस्तक है, ठीक है, इनकी रचना है, उसका अंग्रेजी भाषा में जो संस्करण का प्रकाशन किया है वो किसने किया है? रोथनस्टीन ने किया है। किसने किया है? रोथनस्टीन ने किया है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं आगे। इन्होंने विचित्रा क्लब की स्थापना, किसकी? विचित्रा क्लब की स्थापना तो किसने की है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक, कब की? 1915 ईस्वी में की। ठीक, कहाँ पर? जोरा सांको में की। ठीक, तो आपसे पूछा जा सकता है कि विचित्रा क्लब की स्थापना किसने की? तो आप कहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। कब की? तो 1915 में की। कहाँ की? जोरा सांको में की। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सन 1915 ईस्वी में। कब? 1915 ईस्वी में किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। ठीक, टैगोर को किसकी सर और नाइटहुड की उपाधि दी गई। ठीक, तो आपसे पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो वो थी सर या नाइटहुड की उपाधि। ठीक है, कब दी गई? तो 1915 ईस्वी में दी गई। ठीक, और आपसे पूछा जा सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को सर या नाइटहुड की उपाधि किसने प्रदान की? तो अंग्रेजों ने प्रदान की। ठीक है, चलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण 1919 ईस्वी में अंग्रेज सरकार द्वारा प्रदान की गई सर या नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था, ठीक है, उसके लिए कब? 1919 ईस्वी में किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक, किसकी सर या नाइटहुड की जो उन्हें उपाधि प्राप्त हुई थी उसको त्याग दिया था। ठीक है, किसके लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। कब? 1919 में। मिली कब थी इन्हें? 1915 में। ठीक, और त्याग कब दी इन्होंने? 1919 में। किस लिए त्याग दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी कर्मभूमि क्या थी? शांति निकेतन थी। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर की कर्मभूमि क्या थी? शांति निकेतन थी। ये कहाँ थी? तो ये पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले के में बोलपुर के निकट स्थित है। ठीक, तो ये शांति निकेतन इनका कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल जो है उसके बीरभूमि जिले में बोलपुर के निकट स्थित है। ठीक, इन्होंने कब? 1919 ईस्वी में शांति निकेतन के कला भवन की स्थापना की। ठीक, तो शांति निकेतन में जो कला भवन है उसकी स्थापना कब हुई है? 1919 में हुई है। ठीक, और 1921 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय की का एक हिस्सा बन गया। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो इनकी कर्मभूमि क्या थी? शांति निकेतन। किसकी? रविन्द्रनाथ टैगोर की। ठीक, ये एक है कहाँ शांति निकेतन? तो पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले में बोलपुर के निकट है। ठीक, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब हुई? तो 1919 में हुई। ठीक है, 1921 ईस्वी में स्थापित क्या किया गया था? विश्व भारती विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 1926 ईस्वी में, ठीक है, किसके? यूरोप यात्रा के दौरान इनका झुकाव किसकी तरफ हुआ? कला की तरफ हुआ। ठीक है, और इनको प्रेरणा कहाँ से मिली कला की? तो इनको प्रेरणा मिली है विदेशी यात्रा से। ठीक है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर का कला की तरफ रुझान कब हुआ? तो 1926 ईस्वी में। ठीक, किस? यूरोप यात्रा के दौरान। ठीक है, इनको प्रेरणा किससे मिली? तो इनको प्रेरणा मिली है विदेशी यात्रा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इनके चित्रों की पहली प्रदर्शनी थी 1930 ईस्वी में लगी। ठीक, कहाँ पर लगी? तो पेरिस की पिगाल आर्ट गैलरी में हुई। ठीक है, पेरिस की पिगाल आर्ट गैलरी में हुई। ठीक, चलिए तो इनकी पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई है? पेरिस की पिगाल आर्ट गैलरी में हुई है। ठीक, कब हुई है? 1930 ईस्वी में। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और इन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली? ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। भारत में इनके चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई है? कहाँ पर? भारत में अगर पूछा जाएगा। ठीक, तो भारत में इनके चित्रों की पहली प्रदर्शनी हुई है 1931 ईस्वी में। कहाँ हुई है? मुंबई में हुई है। ठीक, 1931 में कहाँ हुई है? मुंबई में। और 1932 में जो हुई है वो कहाँ हुई है? कोलकाता में। ठीक, चलिए तो यहाँ समझ लेते हैं। तो पहले कहाँ हुई थी इनकी सबसे पहली प्रदर्शनी? 1930 में पेरिस की पिगाल आर्ट गैलरी में हुई थी। ठीक, मगर भारत में जो इनकी पहली प्रदर्शनी है कब हुई है? तो 1931 में हुई है। जो 1931 में हुई है वो कहाँ हुई है? मुंबई में हुई है। ठीक, और 1932 में जो हुई है वो कहाँ हुई है? इनकी कोलकाता में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 1946 ईस्वी में, ठीक है,
यूनेस्को द्वारा, किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक कला प्रदर्शनी में रविन्द्रनाथ टैगोर के कितने चित्र लगाए गए? 4 चित्र प्रदर्शित किए गए। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि यूनेस्को द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक कला प्रदर्शनी में रविन्द्रनाथ के कितने चित्र प्रदर्शित किए गए? तो 4 चित्र प्रदर्शित किए गए। ठीक, और कब आयोजित की गई थी ये प्रदर्शनी, अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक कला प्रदर्शनी? तो 1946 में। कहाँ, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वह एकमात्र कवि जिनकी 2 रचना, ठीक है, वह एकमात्र कवि जिनकी 2 रचना, ठीक, कहाँ का? 2 देशों का क्या बन गया था? राष्ट्रगान बनी थी। तो भारत का क्या है? भारत का जनगण और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला राष्ट्रगान बनी। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की ही ये दोनों रचनाएं हैं। ठीक, कौन सी? भारत का जो जनगण मन है, यानी जनगण मन जो है वो भारत का जो है वो एक राष्ट्रगान बना हमारे भारत का। ठीक है, दूसरा क्या आएगा? बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, तो ये किसकी रचनाएं हैं? ये दोनों रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाएं हैं। तभी कहा जाता है कि इनकी एकमात्र कवि ऐसे हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों यानी भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला राष्ट्रगान बनी। ठीक है, चलिए बढ़ते, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे इस पॉइंट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन्होंने लगभग कितने चित्रों की रचना की है? तो इन्होंने लगभग 2500 चित्र बनाए। कितने? 2500 चित्र बनाए। ललित कला अकादमी ने इनके 40 चित्रों की क्या बनाई थी? एल्बम बनाई थी। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ललित कला अकादमी ने रविन्द्रनाथ टैगोर की कितने चित्रों की एल्बम बनाई थी? तो 40 चित्रों की एल्बम बनाई थी। ठीक है, अब इनके चित्रों का माध्यम क्या था? ठीक है, किस तरह से बनाते थे? तो स्याही के द्वारा बनाते थे, रंगीन पेंसिल के द्वारा बनाते थे, फूलों की पंखुड़ियों से प्राप्त रंगों से बनाते थे, टाइप पॉइंट से बनाते थे, पेस्टल से बनाते थे और जल रंग से बनाते थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों का माध्यम क्या था? स्याही था। ठीक है, रंगीन पेंसिल, फूलों की पंखुड़ियों से जो प्राप्त होते हैं रंग वो थे। ठीक है, ड्राई पॉइंट था, पेस्टल रंग थे और जल रंग थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 2011 में इनके चित्र, कब? 2011 में। ठीक, इनके 150वीं जयंती के अवसर पर। ठीक है, द लास्ट हार्वेस्ट नाम से एक कला प्रदर्शनी, ठीक है, एक कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया, किसने किया था? आर शिवराव के निर्देशन में हुआ था। ठीक है, तो क्या, कब? 2011 में। ठीक, जिनकी? रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के अवसर पर। ठीक, एक कला प्रदर्शनी का आयोजन होता है, किस नाम से होता है? तो द लास्ट हार्वेस्ट यानी दी लास्ट हार्वेस्ट के नाम से। ठीक है, ठीक, इसका आयोजन किसने किया? तो इसका आयोजन आर शिवराव के निर्देशन में किया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे। चलिए अब जान लेते हैं इनके प्रमुख चित्रों के बारे में। ठीक है, तो इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से ये देख लेते हैं। तो इनके प्रमुख चित्र हैं नृत्य करती महिला। ठीक है, क्या? नृत्य करती महिला, लाफिंग फेस, राजहंस, पक्षी, मशीन मैन, सफ़ेद धागे, प्राचीन कानाफूसी, प्रेतात्मा, क्रंदनकर्ता ऊँट और क्या है? हताशा। ठीक, पहले इसमें से देख लेते हैं कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो नृत्य करती महिला हो गया, ये किसका चित्र? रविन्द्रनाथ टैगोर का। लाफिंग फेस, ठीक है, राजहंस, ठीक है, राजहंस, पक्षी, मशीन मैन, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर देंगे। ठीक है, मशीन मैन, सफ़ेद धागे, प्राचीन कानाफूसी, ठीक है, प्राचीन कानाफूसी, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, क्रंदनकर्ता ऊँट, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रेतात्मा, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और कौन सा हो गया? हताशा। ठीक, तो ये हो गए इनके कुछ प्रमुख चित्र। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन कहता था? मैंने अभी बताया था आपको, अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे। ठीक है, चलिए, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कह के संबोधित किया? रवि टैगोर कह के। ठीक, अमार सोनार बांग्ला कब लिखा गया? तो अभी आपने जाना अमार सोनार बांग्ला कहाँ का राष्ट्रगान है? तो ये है बांग्लादेश का। कहाँ का? बांग्लादेश का। ठीक, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ठीक, अब ये पूछ रहे हैं कि लिखा कब गया? तो ये लिखा गया है 1906 ईस्वी में। कब?
1906 ईस्वी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा 27 दिसंबर 1911। ठीक, कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन गाया गया। ठीक, जनगण मन गाया गया हो। ठीक, तो इसको समझ लेते हैं कब, 27 दिसंबर को। ठीक, कब, 1911 ईस्वी में। कहाँ के, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक, तो जनगण मन क्या किया गया था, गान किया गया था। ठीक, जनगण मन गान किया गया था। गीतांजलि का प्रकाशन कब हुआ है, तो गीतांजलि का प्रकाशन हुआ है 1910 ईस्वी में। कब हुआ, 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में गीतांजलि का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इनको समन्वयवादी कलाकार कहा जाता है। किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक, इनके ऊपर किसका, पश्चिमी कला का प्रभाव देखा जाए तो पश्चिमी कला के प्रभाव में क्या, किसका प्रभाव था, अति यथार्थवाद से ये प्रभावित था। मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है, समन्वयवादी कलाकार कहा जाता है। इनके ऊपर पश्चिमी कला का प्रभाव देखा जाए तो किसका है, तो इनके ऊपर अति यथार्थवाद का प्रभाव है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको रविन्द्रनाथ टैगोर अच्छे से समझ आ गए होंगे और इनके चित्र अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट मार्क किए वो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।